आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 9वां रीढ़ की हड्डी इसका अध्ययन करेंगे। रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है, इसके लेखक रचनाकार है जगदीश चंद्र जी माथुर। इनका जन्म 1917 में बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी मृत्यु 1978 में हुई थी। जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। उन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। एकांकी का मतलब होता है एक ही विचार को स्पष्ट करना एक नाटक के माध्यम से। ये जो प्रस्तुत एकांकी है, इस एकांकी के माध्यम से माथुर जी ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी मतलब प्राचीन, पुरातन, रूढ़िवादी, परंपरावादी विचारधारा के विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। रीढ़ की हड्डी। छात्रों, इस पाठ के माध्यम से रीढ़ की हड्डी का मतलब अलग होता है। रीढ़ की हड्डी का मतलब होता है रूढ़िवादी, परंपरावादी, पुरानी विचारधाराओं के आधार पर जीवन जीने वाले। रीढ़ की हड्डी का दूसरा मतलब इस पाठ के माध्यम से होता है कि दूसरों के विचारों से चलने वाला, ये भी होता है। ये जो एकांकी है, इस एकांकी में कुछ पात्र हैं। मुख्य नायिका इस एकांकी की उमा, जो एक पढ़ी लिखी लड़की हैं, सुशिक्षित युवती हैं, जिसका नाम है उमा, जो इस नाटिका की एक मुख्य प्रमुख नायिका हैं। उमा के पिताजी जो हैं, उनका नाम है राम स्वरूप जी। उमा की माताजी प्रेमा, उनका नाम है प्रेमा। और जो उमा को शादी के लिए देखने आने वाला लड़का है, उसका नाम है शंकर। और शंकर के पिताजी गोपाल प्रसाद जी, जो पुराने विचारों के हैं। वो लड़कियों की ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं करते। छात्रों, इस पाठ के माध्यम से, एकांक के माध्यम से लेखक ने महिलाओं की शिक्षा का कितना महत्व है वो समझाने का प्रयास किया है। लेकिन आज भी लोग कैसे पुरानी विचारधारा के हैं, ये भी बताया है। देखते हैं रीढ़ की हड्डी। अब रंगमंच है। रंगमंच पर ये एकांकी चल रही है। जो नाटक चल रहा है, वो नाटक का जो रंगमंच है, वो रंगमंच पर पहला दृश्य है। एक कमरा बताया है। अंदर के दरवाजे से आते हुए महाशय, जो बड़े लोग होते हैं, महानुभाव होते हैं, उन्हें महाशय कहते हैं। महाशय की पीठ नजर आ रही है। मतलब एक कमरा बताया, कमरे को एक दरवाजा है, वो अंदर एक शायद कमरा है, वो अंदर की कमरे से कुछ चीजें बाहर ला रहे हैं मेहमानों की एक तरफदारी करने के लिए। तो उन्होंने अपने हाथ से एक सिरा पकड़ा है और दूसरा सिरा मतलब टोप जो है अपने नौकर ने पकड़ा हुआ है। जो नौकर है उनका नाम है राम स्वरूप का जो नौकर है उसका नाम है रतन। तो एक कमरे के अंदर से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, वो अधेड़ उम्र के मतलब 50 वर्ष के उम्र के आसपास की उम्र है, उसे कहते हैं अधेड़ या प्रौढ़। एक तख्ते का मतलब है लकड़ी से बनी हुई एक चौकी या चारपाई को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर रतन ने पकड़ रखा है। रामस्वरूप और रतन दोनों तख्ते को पकड़कर लाते हैं और उसे ठीक से सजाना चाहते, रखना चाहते। तो रामस्वरूप नौकर से कहते हैं, तख्ता पकड़ा हुआ दोनों ने, रामस्वरूप कहते, अबे धीरे चल, धीरे 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 चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर उधर उधर। तख्त के नीचे रखे जाने की आवाज आती है। रतन कहता है, बिछा दे साहब, मतलब ये बिछा दो। रामस्वरूप जरा तेज आवाज में कहते, और क्या करेगा? परमात्मा के यहां अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दू साहब। और ये पसीना किस लिए बहा है? ये मालिक का ताना सुनकर उसे हंसी आती है। तख्त बिछाता है रतन और हंसता है रामस्वरूप।
दरी उठा, दरी यानी कि शतरंज उठाते हुए और अपनी बीवी यानी कि लड़की जिसका नाम है उमा, वो रतन से कहता है, और बीबी के कमरे में से हारमोनियम जो बजाने की पेटी है संगीत की, वो हारमोनियम उठा ला और सितार एक तंतु वाद्य है, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा जो राम स्वरूप की पत्नी है, उमा की माँ है, वो कहती है अपने पति से, प्रेमा लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है, मुंह फुलाए पड़ी यानी कि नाराज है। राम स्वरूप, क्या हुआ, क्यों नाराज है? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। राम स्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, करीने का मतलब ढंग से, रीति रिवाज से, संस्कृति के तरीके से, करीने से आए। ये लोग जरा ऐसी है, खुद पढ़े लिखे वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। प्रेमा कहती है, और लड़का? प्रेमा कहना है, ठीक है, उनके घर वाले पुराने रीति रिवाज को होंगे, लेकिन लड़का तो पढ़ा लिखा है, तो उसकी विचार कैसे, नए विचार या पुराने? तो प्रेमा कहती है, और लड़का? राम स्वरूप कहते, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में, मतलब चिकित्सा कॉलेज में वैद्यकीय शिक्षा लेता है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है। उसी समय रतन आवाज देता है, बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज में आवाज देता है, बाबूजी बाबूजी। शायद रतन ने कोई तभी नए लोगों को आते हुए अपने मोहल्ले में घर की तरफ आते हुए देखा है, तो अपने मालिक को इशारा करके आवाज देते कहता है, बाबूजी बाबूजी। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर जाकर देखते हैं, अरे प्रेमा, वे लोग आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। उतने में वो जो मेहमान आते हैं उन्हें देखकर उनका स्वागत करते हैं, वो कहते हैं, आइए आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल जो प्रसाद है वो खकार कर कहते हैं, नहीं, तांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। राम स्वरूप लड़की की तरफ मुखातिब होकर, मतलब उनके सामने उनकी तरफ रुक कर कहते हैं, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर मतलब जो नौजवान लड़का है, लड़की देखने आए हैं, उमा को देखने आए, वो शंकर जी, कॉलेज की छुट्टियां तो नहीं है, वीकेंड, मतलब हफ्ते का जो अंतिम दिन होते, शनिचर इतवार के दिन, सप्ताह के अंतिम दिनों में, वो कहता है वीकेंड में चला आता हूँ या चला आया था। राम स्वरूप, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा? शंकर जी, नहीं, कोई साल 2 साल। साल 2 साल? हाँ हाँ। शंकर कहता, हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मार्जिन का मतलब अगर कोई 2-4 विषय में अगर वो फेल हो गया तो वो निकालने के लिए फिर से कुछ समय लगता है ना, इसलिए कहता हूँ मार्जिन रखता हूँ। लेकिन अंग्रेजी शब्द वहां पर इस्तेमाल किया है, मार्जिन रखता हूँ, मतलब अंतर। गोपाल प्रसाद को लगा कि ये इनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं हंसते हंसते, तो थोड़े से अपना रूप बदलते और कहते हैं, गोपाल प्रसाद अपनी आवाज और तरीके बदलते हैं, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। राम स्वरूप चौंक जाते हैं, वो कहते हैं, बिजनेस? हाँ, समझते हैं, लेन देन। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये सब आप क्यों तकल्लुफ करते हैं? तो तकल्लुफ का मतलब शिष्टाचार, फॉर्मेलिटी। राम स्वरूप, ये तकल्लुफ किस बात का? ये तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए हैं। अंदर जाते हैं, मतलब विराजते हैं, आसनस्थ होते हैं। तशरीफ का मतलब होता है विराजना, आसनस्थ होना। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, जब राम स्वरूप पिछले कमरे में जाते हैं, तब गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहते, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक ही कहते हैं कि शंकर की बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी। इतने में वो अपने लड़के को समझा रहे कि जरा ठीक ठाक से सीधा बैठ, हम मेहमान के यहाँ आए, लड़की देखने आए हैं, तेरा भी कुछ रुबाब, व्यक्तिमत्व जो है उन्हें अच्छा जचे, अच्छा लगे, अच्छा भाएं, इसलिए वो कहते हैं जरा ठीक ठाक बैठ। वो अपने बच्चे को समझाते हैं। ऐसे समझा ही रहे, उतने में ही राम स्वरूप जी जो है चाय का ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं।
गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने ही नहीं, चाय लेकर ही आए। राम स्वरूप, चाय प्याले में डालते हुए आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। शंकर खकार कर बीच में कहता है, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद बीच में कहते हैं, चाय पीते हैं, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं शंकर को प्याली पकड़ाते हुए, वो क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर दोनों एक साथ हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब। गोपाल प्रसाद कहते हैं, मजाक नहीं साहब, ये ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाला चूं भी न करेंगे। रामस्वरूप जोर से हंसते कहते, वाह वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। बेढब नहीं का भद्दा बेढंग। हम लोगों के जमाने में तो ये कभी उठता ही न था। तस्तरी यानी कि छोटी थाली गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, समोसा उठा दे। कभी नहीं, अपने जमाने में ये जो खूबसूरती इसके बारे में कभी नहीं, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर कहते हैं, किस मामले में? यह कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? बीच में ही गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, ये बात दूसरी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत अत्यधिक, निहायत का मतलब अत्यधिक जरूरी है। और जायजा, जायजा का मतलब जन्म पत्र, कुंडली तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप कहते, जी जायजा मतलब जन्म पत्र जो है का जायजे का मिलना क्या मुश्किल बात है। ठाकुर जी यानी कि भगवान कृष्ण, ठाकुर जी मतलब भगवान कृष्ण जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिल गया, मिला वहां, समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। रामस्वरूप मेज को एक तरफ सरका देते, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा अपनी पत्नी को आवाज लगाते, बीवी को आवाज लगाते, कहते, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तस्तरी यानी कि छोटी थाली अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी, सुनहरी यानी कि सोने जैसी गोल्डन कलर है, रिम, रिम यानी कि फ्रेम, चश्मे की फ्रेम, सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। जैसे ही उमा पान की तस्तरी लेकर आते हैं, बाप बेटे दोनों लड़की के चेहरे की तरफ देखते हैं। दोनों को भी उमा के चेहरे पर सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखा देता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा। रामस्वरूप चश्मा दोनों ने एक साथ कहा और रामस्वरूप जरा सकपका गए। उन्हें सफाई देते हुए कहा, जी वो तो पिछले महीने इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? रामस्वरूप कहते, नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना, मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया ना। रामस्वरूप ने बता दिया कि मैंने आपको पहले बता दिया, पढ़ाई वढ़ाई के नहीं। गोपाल प्रसाद कहते, हूँ मतलब खुश हो गए। लड़की पढ़ी लिखी, चश्मा है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं, अच्छी बात है, कम पढ़ी है। संतुष्ट होते, खुश होते हैं। कोमल स्वर में कहते हैं, बैठो बेटी, बैठो बैठो। गोपाल प्रसाद, बैठो। रामस्वरूप, वहां बैठ जाओ। उमा, वहां उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती हैं। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि यानी कि तेज निखार है। हाँ, कुछ गाना वाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप ही बीच में जवाब देते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा, एक आध की सितार के साथ। उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन जो है भगवान कृष्ण के लिए गाया करती थी, संत मीरा, वो भजन
मेरे तो गिरिधर गोपाल। ये भजन उसने गाना शुरू कर देती है, लेकिन बीच में ही जब वो गा रही थी, उन्होंने मेहमानों की तरफ देखा एक टूक, तो मेहमान शंकर जो देखने आया है वो भी उसकी तरफ देख रहा था। गाते गाते दोनों की एक दूसरे की नजरों से नजर भिड़ गई। शंकर की झेपती सी यानी कि शर्माती सी, यहाँ अर्थ शर्माती सी आंखों से मिल जाती है नजर। वो अचानक गाते गाते एक साथ रुक जाती है। उमा राम स्वरूप कहता है, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद, नहीं 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 साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा से तार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी, ठहरो, अभी ठहरो। राम स्वरूप, थोड़ा राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं, तो तुमने पेंटिंग विंटिंग यानी कि तस्वीर निकालना, तुमने पेंटिंग विंटिंग भी सीखी है? उमा चुप, उमा कुछ भी नहीं कहती। राम स्वरूप ही बीच में जवाब देते हैं, हाँ वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है ना कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वो उस दीवार पर भी वो जो दिखाई देती वो। गोपाल प्रसाद, ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? राम स्वरूप ही जवाब देते हैं। राम स्वरूप कहते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहां तक कि मेरी कमीजें भी। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते थे? उमा चुप, कुछ कहती नहीं। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं कि उमा कुछ जवाब दो। उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए चुपचाप है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं उतावले से, और राम स्वरूप सक पकाते हैं। अभी लड़की क्या जवाब देगी ये सुनने के लिए अधीर है, उतावले हैं। कौन? गोपाल प्रसाद और राम स्वरूप जरा डरावने से हो गए, अरे ये लड़की से पूछ रही, लड़की कुछ नहीं करी, चुपचाप है। तो राम स्वरूप बीच में कहते, जवाब दो उमा, जवाब दो। गोपाल से जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद बीच में जरा रुखी कठोरता आवाज में आती है, रुखी आवाज में कहते हैं, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए, मुंह खोलना ने कुछ कहना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो आप क्या कर रहे हैं, मेहमान क्या कह रहे हैं, उमा जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, मतलब टेढ़ी आवाज में जवाब देती है, क्या जवाब दो बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है, मेज का मतलब टेबल, जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। राम स्वरूप का ये उसका टेढ़ा, उमा का अपनी बेटी का टेढ़ा जवाब सुनकर चौंक कर खड़े हो जाते। उमा 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आते हैं, मतलब अहंकार युक्त रोष में आते हैं और कहते हैं, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था? इज्जत उतारना नहीं क्या, अपमानित करना। उमा तेज आवाज में कहती, जी हां, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से माप तोल कर रहे हैं। शंकर बीच में कहता है, उसे लगता कि लड़की तो सीधी बात कर रही बाबू से, अभी झगड़े जैसी बात होगी। शंकर डर जाता है, तो कहता है, बाबूजी चलिए, बाबूजी चलिए चलिए। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप। उमा कहती, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक कर यानी कि झाक झाक कर देखना, ताक कर कायरता यानी कि डरपोक दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। शायद उमा ने शंकर को अपने हॉस्टल के पास देखा था, वहां पर लड़कियों को झांक झांक कर देखता था, ये उसने देखा था। एक दिन झांक कर देखते हुए पकड़ा गया था, तो उसने वहां की नौकरानी को प्रार्थना करके उनके पांव पकड़कर क्षमा मांगकर निकल गए थे।
रामस्वरूप, उमा उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। दगा यानी कि धोखा, फरेब, छेल। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उमा उमा कहती, जी हाँ, जाइए जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन इसका मतलब ये कि लाडला बेटा कुछ अपने विचारों से भी जिंदगी जीता है या नहीं, ये भी जरा पूछिए, इसे बैकबोन है या नहीं। गोपाल प्रसाद उनके बेटे के साथ वहां से निकल जाते हैं। गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी, लाचारी, पराधीनता का गुस्सा है और उनके लड़के के चेहरे पर रुलासापन और होने जैसा आ गया। दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। यहाँ लड़की का ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, पढ़े लिखे होने के बावजूद पसंद नहीं करते, ये पुराना विचार ये समाज के लिए उचित नहीं है। लड़कियों का, महिलाओं का पढ़ा लिखा होना ही योग्य है, यहाँ लेखक को बताना है। छात्रों, यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। आप पूरे वीडियो को देखिए, आपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज्ञान समृद्ध दिशा इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।